नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अनोखी और गंभीर प्राकृतिक घटना को समझने जा रहे हैं जो फिलीपींस में हो रही है। सोच कर देखिए, क्या होता है जब एक उष्णकटिबंधीय तूफान सीधे एक धधकते हुए सक्रिय ज्वालामुखी से जा टकराता है। ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि एक असल खतरा है जिसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। तो देखिए हो क्या रहा है। एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म है जिसका नाम है नोकिन, और इसका रास्ता सीधा फिलीपींस के सबसे एक्टिव ज्वालामुखियों में से एक मायोन ज्वालामुखी के ऊपर से जा रहा है। मतलब दो अलग अलग ताकतवर प्राकृतिक शक्तियां एक ही जगह पर एक ही समय में टकरा रही हैं। इसी को हम कंपाउंड डिजास्टर या संयुक्त आपदा कहते हैं, और यही इस सिचुएशन को बहुत ज्यादा खतरनाक बना देता है। आज की हमारी चर्चा में हम सबसे पहले तूफान और ज्वालामुखी की इस टक्कर को समझेंगे। इसके बाद हम एक बहुत जरूरी शब्द लहार को जानेंगे। ये क्या होता है और कैसे बनता है। फिर हम ये भी देखेंगे कि आखिर मायोन ज्वालामुखी ही क्यों इतना बड़ा खतरा बना हुआ है, कौन कौन सी एजेंसियां हैं जो अलर्ट पर हैं, इसका आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ सकता है, और हाँ, सबसे जरूरी हमारे एग्जाम के लिहाज से इसमें क्या खास बातें हैं। तो चलिए इस दोहरे खतरे के पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, यानी ट्रॉपिकल स्टॉर्म नोकिन से। तो ये जो तूफान नोकिन है, जिसे फिलीपींस में लोग एडा नाम से जानते हैं, ये इस साल का पहला ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो देश में आया है। इसका आना इस बात का भी संकेत है कि अब उस इलाके में भारी बारिश वाला मौसम शुरू हो गया है। अच्छा, अब जरा इन आंकड़ों को देखिए। फिलीपींस की मौसम एजेंसी PAGSA बता रही है कि हवा की रफ्तार करीब 65 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आप कहेंगे कि हवा की रफ्तार तो बहुत ज्यादा नहीं है, और आप सही हैं। असली चिंता का विषय इसकी हवा नहीं, बल्कि इसकी धीमी चाल है। जब कोई तूफान धीरे धीरे चलता है तो वो एक ही जगह पर बहुत लंबे समय तक टिका रहता है, जिससे वहां जबरदस्त और लगातार बारिश होती है। और यही बारिश अब हमें उस खतरे की तरफ ले जाती है जो जमीन पर पैदा हो सकता है। हम बात कर रहे हैं लाहार की। ये एक ऐसा शब्द है जो ज्योग्राफी और डिजास्टर मैनेजमेंट दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आखिर ये लाहार है क्या? अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये ज्वालामुखी की ढलान से बहने वाला कीचड़ का एक सैलाब है। पर यह कोई मामूली कीचड़ नहीं होता। सोचिए, गीले कंक्रीट जैसा गाढ़ा, और ये अविश्वसनीय तेजी से बहता है। इसके रास्ते में जो कुछ भी आता है ये उसे तबाह करने की ताकत रखता है। तो ये बनता कैसे है? इसकी प्रक्रिया को समझना बहुत आसान है। सबसे पहले तूफान से मूसलाधार बारिश होती है जो ज्वालामुखी के ढलान पर जमा राख और मलबे को पूरी तरह से गीला कर देती है। फिर ये पानी उस मलबे के साथ मिलकर एक गाढ़ा घोल बना लेता है। इसके बाद ग्रेविटी की वजह से ये भारी मिक्सचर तेजी से नीचे की ओर बहना शुरू कर देता है, और आखिर में ये नदियों और घाटियों के रास्ते से होते हुए एक विनाशकारी सैलाब की शक्ल ले लेता है। अब सवाल ये उठता है कि हम खास तौर पर मायोन ज्वालामुखी को लेकर ही इतने परेशान क्यों हैं? चलिए उन वजहों को समझते हैं जो इसे इस तरह की आपदा के लिए एक हॉटस्पॉट बनाती हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मायोन कोई शांत ज्वालामुखी नहीं है, बल्कि फिलीपींस के सबसे एक्टिव ज्वालामुखियों में से एक है। इस साल की शुरुआत से ही इसमें लगातार हलचल हो रही है। इस वजह से इसकी खड़ी ढलानों पर बहुत ज्यादा मात्रा में ताज़ा राख और मलबा इकट्ठा हो गया है, और ये मलबा तूफान की बारिश के लिए एक तैयार ईंधन जैसा है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, सिचुएशन और भी कॉम्प्लेक्स है। मायोन में दो तरह के लहार का खतरा है। एक है सिन इरप्शन लहार, ये ताज़े विस्फोट से निकली गर्म राख और मलबे से बनते हैं। दूसरे हैं नॉन इरप्शन लहार, जो पुराने ठंडे मलबे में बारिश का पानी मिलने से बनते हैं। मायोन में इस वक्त दोनों का खतरा बना हुआ है। तो इस दोहरे खतरे पर नजर कौन रख रहा है? चलिए उन सरकारी एजेंसियों को जानते हैं जो इस पूरी स्थिति को मॉनिटर कर रही हैं और चेतावनियां जारी कर रही हैं। यहाँ दो मेन एजेंसियां हैं, पगासा और PHWELS। इसे ऐसे समझिए कि पगासा की नज़र आसमान पर है, वो तूफान को ट्रैक कर रहे हैं, और PHWELS की नज़र जमीन पर है, वो ज्वालामुखी को मॉनिटर कर रहे हैं। इस केस में दोनों का तालमेल बहुत जरूरी है, क्योंकि आसमान से आ रहा खतरा ही जमीन पर आपदा को जन्म दे रहा है। PHWELS ने एक बहुत ही स्पेसिफिक वार्निंग दी है। उनके हिसाब से सिर्फ 100 से 200 मिलीमीटर की बारिश ही खतरनाक लहार शुरू करने के लिए काफी है। ये वो क्रिटिकल नंबर है, वो टिपिंग पॉइंट है जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। और ये बस कीचड़ का सैलाब नहीं है,
PHIVOLCS की इस सीधी चेतावनी पर गौर कीजिए। वो कह रहे हैं कि कुछ लहार, खासकर सिन इरप्शन वाले, इतने गर्म हो सकते हैं कि अगर कोई उनके संपर्क में आ जाए तो उसे जानलेवा जलन हो सकती है। ये बात इस खतरे को और भी ज्यादा गंभीर बना देती है। देखिए, आखिर में किसी भी प्राकृतिक आपदा का सबसे बड़ा असर तो इंसानों पर ही पड़ता है। तो चलिए समझते हैं कि ज्वालामुखी के आसपास बसे लोगों और उनके समुदायों के लिए इसका क्या मतलब है। जब ये लहर बहना शुरू होते हैं तो ये अपने पीछे सिर्फ तबाही छोड़ते हैं। ये पूरे के पूरे गांव को कीचड़ और मलबे के नीचे दफन कर सकते हैं, अपने साथ भारी भरकम पत्थर बहा कर ला सकते हैं और सड़कें, पुल सब कुछ तोड़ सकते हैं। इससे रेस्क्यू ऑपरेशन में भी बहुत दिक्कत आती है। और यहाँ एक और दुखद बात याद रखनी जरूरी है। ज्वालामुखी में हो रही हलचल की वजह से हजारों लोग पहले से ही अपने घर छोड़कर राहत कैंपों में रह रहे हैं, और अब ये तूफान उन कैंपों के लिए भी एक नया खतरा बनकर आ गया है। मतलब एक मानवीय संकट और भी गहरा होता जा रहा है। चलिए अब इस पूरी घटना का सार निकालते हैं और इसे हमारे एग्जाम के नजरिए से देखते हैं कि यहाँ से हमारे लिए क्या जरूरी पॉइंट्स निकलते हैं। एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए ये घटना कई टॉपिक्स को एक साथ कवर करती है। पहला, ये कंपाउंड डिजास्टर का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। दूसरा, ये लाहर जैसे वॉल्केनिक हैजर्ड्स की साइंस को समझने में मदद करती है। तीसरा, ये पगासा और PHIVOLCS की भूमिका के जरिए डिजास्टर मैनेजमेंट की अहमियत बताती है। और आखिर में ये फिलीपींस को रिंग ऑफ फायर पर एक बेहतरीन केस स्टडी बनाती है। और आखिर में हम आपको एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से खतरनाक तूफानों की संख्या और उनकी तीव्रता बढ़ रही है, उन देशों को क्या करना होगा जो ज्वालामुखी के लिहाज से भी एक्टिव हैं? उन्हें ऐसे दोहरे खतरों से निपटने के लिए अपनी तैयारियों को कैसे बदलना होगा? ये भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा और ज़रूरी सवाल है।